हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, किचन पे आपको डेली केवीएस टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश की क्लासेस अपलोड हो रही थी। फिर टीजीटी के एग्ज़ाम की भारी सफलता के बाद हम पीजीटी की क्लासेस में जुट गए हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मोस्टली केवीएस पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके इंक्लूड किए गए हैं। चाहे वो चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो चैप्टर का थीम हो या फिर समरी हो, अच्छे से सब कुछ आपको कवर कराया गया है इस वाले वीडियो में। और एट द एंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग समझ सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप को इसमें क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है ऑल चैप्टर इन वन वीडियो सीरीज़ में लेकर आई हूँ, जिसका पार्ट सेकेंड है फ्रेंड। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार रिकॉल करा दें कि पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पार्ट फर्स्ट में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर दी लास्ट लेसन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। देन हमने उसकी जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, देन हमने उसकी पूरी अच्छे से समरी आपको पूरा बहुत ही अच्छे से वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को टीजीटी में मिला है। तो मोस्टली पीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप अगर आपकी समरी क्लियर नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का लेवल अब पहले जैसा नहीं है, एग्ज़ाम का लेवल टफ कर दिया गया है। जैसा कि बच्चे टीजीटी में देखे हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग हम पीजीटी में भी अपनी तैयारी को करेंगे। फिर यहाँ से देखिए, हमने थीम करने के बाद, इंट्रोडक्शन करने के बाद, समरी करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किया था। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फिर हमने ऐसे ही आपका सेकंड चैप्टर भी करवाया था, जस्ट अ सेकंड। ये तो फर्स्ट वाले चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन आंसर हैं। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सेकंड चैप्टर। आप यहाँ पास देख सकते हैं, द लॉस्ट स्प्रिंग आपका सेकंड चैप्टर है, जिसका मैंने बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। देन हमने इसकी बात की थी समरी की। इस चैप्टर की समरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हमने समरी अच्छे से कवर किया था, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से बताया था। देन हम लोग इसकी बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। यहाँ पास से इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए थे कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कि आप लोग देख के परेशान ना हो जाए। इसलिए आप लोग को पहले से हैबिट होनी चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर हमने ये हमारा यहाँ सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट है। देन हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा थर्ड चैप्टर से होगा, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। तो यहाँ हमारा आया हमारा थर्ड चैप्टर। यहाँ आज हम स्टार्ट करेंगे डीप वाटर, जो कि आपका थर्ड चैप्टर 12th क्लास के एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो फ्रेंड, मैंने जब आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा दिया था, तो उसका एक मॉक टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया था बाद में, कि आप लोग उससे जाके रिवीजन कर लें। तो हमारा पर्पज़ ऐसे ही रहेगा, मतलब हमारे पढ़ाई करने का, हमारे स्टडी करने का तरीका यही रहेगा कि पहले हम आपको चैप्टर करा देंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐड करेंगे, बट कुछ 2-4 घंटे के बाद आपको एक और वीडियो मिल जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी हम वीडियो में कवर किए रहेंगे उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में दोबारा रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा, वो चैप्टर अगर कहीं आपका कहीं कुछ एक आध क्वेश्चन मिस हो गया है, तो रिवीजन करने से सब कुछ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम आपको समरी तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा है, बट सेकेंड एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कि आपका सब कुछ एकदम ही क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलें। तो फ्रेंड, बस बातें बहुत ज़्यादा हो गई, चलिए हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डीप वाटर। सबसे पहले तो हम इसका थीम देख लेते हैं कि आपके इस चैप्टर का जो डीप वाटर है, इस चैप्टर का थीम क्या है। ओके फ्रेंड, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम विलियम डॉगलस ऑटोबायोग्राफी पोएम। ये जो चैप्टर आपका लिया गया है, एक प्रकार का जो विलियम डगलस का ऑटोबायोग्राफिकल बुक है। कौन सा है? ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, जिसके ये पार्ट है आपका चैप्टर विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्वेरिंग फियर। मतलब कि दिखाया गया है कि इस वाले चैप्टर में बताया गया किस प्रकार से जो हमारे ऑथर रहते हैं, किस प्रकार से मतलब उन्होंने अपने भय पे जीत हासिल की। मतलब एक प्रकार का उनका भय था कि वो पानी से उनको डर लगता था, तो उस वाले भय पे वो किस प्रकार से मीन्स अपनी जीत हासिल की। ही टॉक्स अबाउट हाउ ही फाइनली ओवरकम हिज अर्ली फोबिया ऑफ द सी। मतलब उनको एक प्रकार से जो था कि उनको सी से डर लगने लगा था, उनको फोबिया ऑफ द सी हो गया था। मीन्स ये उन्हीं को होता है जिसको मतलब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उनको ही कहते हैं फोबिया ऑफ द सी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे, क्योंकि बचपन में उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे जिसकी वजह से उनको पानी में उतरने से ही डर लगता था। तो बस ये स्टोरी पूरी चैप्टर वही बताया हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने अपने इस डर पे काबू किया और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। द इंसिडेंट्स इन द स्विमिंग पूल
where a bully nearly drowned him as a youngster, and the boyhood experience of being down by the waves knocked by knocked down by the waves at the California beach contributed to a dread of water that haunted him as an adult. वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये बताया है कि कैसे एक यंग लड़की ने उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, जिससे उनके मन में एक डर बैठ गया था पानी को लेकर। और फिर उसके बाद थोड़े से यंगस्टर होने पे एक जब सी की जो लहरें थी, जो वेव्स थी, वो भी ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी कि उसकी वजह से भी उनका डर या एडल्ट होने पर भी उनका डर ये पानी का, ये सी का ख़त्म नहीं हुआ। ही अल्टीमेटली मेड द डिसीजन टू फेस हिज एग्जाइटी बिकॉज, फिर वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही डिसीजन लेते हैं। कहते हैं मतलब इतना डर पे उतना ज़्यादा हो गया था उनका कि कह रहे हैं कि अब मुझे इस डर से उभरना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो डिसीजन लेते। ही अल्टीमेटली मेड द डिसीजन टू फेस हिज एग्जाइटी बिकॉज ही वॉज अनएबल टू इन्जॉय स्विमिंग, क्योंकि उस डर की वजह से वो अपना स्विमिंग इन्जॉय नहीं कर पाते थे, फिशिंग नहीं इन्जॉय कर पाते थे, बोटिंग नहीं इन्जॉय कर पाते थे, मतलब पानी से जुड़ा वो कुछ भी इन्जॉय नहीं कर पाते थे। फिर उन्हें अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि वो अपने डर पर काबू पाएंगे। नॉर्मली हम सारे पीपल को ऐसे ही करना चाहिए। अगर कोई चीज़ से हमें डर लग रहा है तो उसको आपको ऐसा करना चाहिए कि उस डर पे आपको काबू पाना चाहिए, वरना वो डर आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि हर काम में आपको बाधा ही उत्पन्न करेगा। हिज फर्दर अटेम्प्ट टू गेट ओवर द फियर डेमोन्स्ट्रेट हिज गट्स एंड विल पावर, तो इसके वो अपने जो विल पावर जो डेमोन्स्ट्रेट उनका था, उनके गट्स मतलब उनके गट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेट की वजह से, अपने विल पावर की वजह से, दृढ़ निश्चयता की वजह से उन्होंने अपने सच में एट द एंड चैप्टर के आपको दिखाया गया, अभी बताया गया है। ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, बट जब मैं आपको समरी डिस्क्राइब करूँगी तो वो देख लीजिएगा। एट द एंड वो अपने विल पावर की वजह से अपने डर पर काबू कर लेते हैं, बहुत अच्छे ही तैराक बन जाते हैं। देयरफॉर द मैसेज बीइंग सीन टू अस इज दैट वन मस्ट गेट एबव देयर फियर, मतलब यही मैसेज इस चैप्टर हमें देता है कि अपने फियर पे हमेशा ही काबू रखना चाहिए, अपने फियर को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। तब यहाँ पास फ्रेंड्स समरी स्टार्ट हो जाती है आपकी डीप वाटर की। देख लीजिए हम लोग, द स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स बायोग्राफी, मैंने बताया आपको, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ये चीज़ मैंने आपको बताया, एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफी है और यहाँ यहीं से आपका चैप्टर लिया गया है। इन दिस पीस ही टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ द वाटर एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट बाय डेमोन्स्ट्रेशन एंड विल पावर। एज अ चाइल्ड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, एज अ चाइल्ड व्हेन ही वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल के थे मात्र, ही वुड गो टू द बीच इन द कैलिफोर्निया, कौन से बीच पे जाते हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन से बीच पे जाते हैं जब वो 3 या 4 years के रहते हैं। विथ हिज फादर, अपने फादर के साथ जाते हैं, कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं। ओके, ये मेंशन है यहाँ पास, आप नोटिस कर लीजिएगा। ऐसे एक एक चीज़ नोटिस करते हुए हमें चलना है, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता है, तो हर एक चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो जब वो 3 या 4 साल के थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे। ही वुड गेट स्कैर्ड बाय द माइट ऑफ द ह्यूज वेव्स, वहाँ पास वो जो बड़े बड़े वेव्स देख रहे थे, उनको देख के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गए थे। विच स्वेप्ट ओवर हिम, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, विच स्वेप्ट ओवर हिम एंड इट इंस्टिल फियर इन सबकॉन्शियस माइंड, तो ये उनका वो जो डर था, उतने बड़े बड़े वेव्स देख के, वो इतनी लहरें बड़े बड़े देख के उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रकार का फियर बन गया था, मतलब मीन्स फोबिया ऑफ द सी, तो बन गया था ये उनके मन में, एक प्रकार से सी से, पानी से उनके मन में डर बैठ गया था। ये तो उनके 3-4 years के इंसिडेंट्स यहाँ पास बताया जा रहा है। देन यहाँ बात करें अ फ्यू ईयर्स लेटर इन हिज ईगरनेस टू लर्न स्विमिंग, मतलब उसके बाद वो क्या कहते हैं मैं स्विमिंग सीखूंगा। ही ज्वाइंड अ स्विमिंग पूल, वो बेचारे एक स्विमिंग पूल को ज्वाइन करते हैं। वियर एन इंसिडेंट, वहाँ पास अब यहाँ पास इनके साथ दूसरा इंसिडेंट्स हो जाता है। फर्दर इंक्रीज हिज टेरर, तो वहाँ पास एक और इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इनका टेरर, जो पानी का डर था, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ही वॉज पुश्ड इन टू द पुल बाई अनदर बॉय अनएक्सपीरियंस डेथ क्लोजली, तो वहाँ पास एक बच्चा आता है, एक यंग लड़का आता है, लगभग मतलब कि यंग ही रहता है, मान लीजिए कि उसकी एज मैक्सिमम 17-18 रही होगी। वो क्या करता है, ऐसे मजाक में उठा के जो हमारे राइटर हैं उनको स्विमिंग पूल में फेंक देता है, और ये बेचारों को इतना ज़्यादा डर लगता है, काफ़ी कोशिश करते हैं, 3 बार पूरे कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकल सके, बट वो बाहर नहीं निकल पाते। एट द एंड ऐसा होता है कि वो मतलब कि पूरा अपने डेथ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। फिर बाद में वही लड़का वो कहता है, बाद में सॉरी भी बोलता है, वो बच्चा कहता है कि मैंने तो बस यार मजाक में ऐसे ही तुम्हें फेंक दिया था, लेकिन बाद में वो बचाता है। बट वो ये इंसिडेंट उसके माइंड में बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव कर गया था, पानी के डर को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो ही वॉज पुश्ड इन टू द पुल बाई अनदर बॉय एंड एक्सपीरियंस डेथ क्लोजली, तो वो जो लड़का था उनको पुल में ऐसे ही फेंक देता है कि ये तो पुल के पास आया है
भाई तैरने ही आया है, तो वो ऐसे ही मजाक मजाक में फेंक देता है और ध्यान नहीं देता। तो ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, 3 बार पूरा कोशिश कर देते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से अपने मतलब कि पूल से बाहर निकल आऊँ, बट वो नहीं निकल पाते। एट द एंड वो बच्चा ही जाके, वो जो लड़का है बचाता है। वो कहता है कि मैंने तो मजाक मजाक में ऐसा किया था यार, उसके लिए माफ़ी। बट ये वाले घटना ने भी जो हमारे राइटर है उनके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा जोर डाल दिया था। तो आई होप यहाँ तक कि आपकी स्टोरी क्लियर हुई होगी। मैनी ईयर्स, उसके बाद फिर से ये घटना, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट्स ही स्टेड अवे फ्रॉम द वाटर, बट द डिज़ायर टू गो फिशिंग एंड स्विमिंग इन नेचर वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मोटिवेट हिम टू ओवरकम हिज फियर। बट बहुत सालों बाद इनका जो क्रेज था स्विमिंग करने का, फिशिंग करने का, इनकी मतलब ये नेचर में ही डेवलप हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग मीन्स इतना इनफ था कि इनको लग रहा था कि मुझे अब टाइम आ गया है कि मुझे अपने फियर पे काबू करना है। मतलब ये सारी चीज़ें जो उनको फिशिंग करने का, बोटिंग करने का, पानी में तैरने का, ये सारी चीज़ था, उनको मोटिवेट कर रहा था कि तुम्हें अपने डर पे काबू पाना है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने डर पे काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर। तो इन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लेते हैं जो कि उनको स्विमिंग बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करता है। ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन उनको स्विमिंग सीखने में कौन हेल्प करता है, तो आपको सीधे आंसर करना है इंस्ट्रक्टर। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। हु इंश्योर दैट विलियम न्यू स्विमिंग वेल इनफ टू बी एबल टू स्विम इन ह्यूज लेक्स एंड वाटरफॉल्स आल्सो, जिसकी मदद से वो ह्यूज लेक्स एंड वाटरफॉल्स में स्विमिंग करना सीख जाते हैं। स्टिल व्हेन ही वुड स्विम, जब मतलब ठीक ठाक वो स्विमिंग कर लेते हैं अच्छे से, द फियर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एम्बेडेड इन ही सबकॉन्शियस माइंड वुड ग्रीव हिम ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब जब वो स्विमिंग सीख रहे थे तो बहुत सारे जो उनके माइंड के जो बचपन के जितने भी यादें थे, उसका फियर सबकॉन्शियस माइंड में उनके बैठ ही गया था। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो ग्रीव हो रहा था, बार बार उभर के आ रहा था। उनको डर लग रहा था कि हाँ अब ये मेरे साथ हो जाएगा, ये मैं फिर से डूब जाऊँगा, मैं नहीं तैर पाऊँगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, मेरा शरीर सुन्न हो जाएगा, ऐसा उनको डर लगता है। बट वो फिर सब चीज़ को पीछे छोड़ के क्या करते हैं, ही वॉन्टेड टू कॉन्क्यूर, बट वो क्या करते हैं, अपने फियर पे क्या कॉन्क्यूर, जीत हासिल करना चाहते हैं। ये सारे फियर उनके मन में डराते हैं, बट वो अपने फियर को भी पीछे छोड़ के वो आगे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने डर पे काबू करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ही फेस इज सरकास्टली, वो उसको फेस भी करते हैं, बहुत ही सरकास्टली वे में उसको फेस भी करते हैं। थिंकिंग दैट नाउ एज ही न्यू हाउ टू स्विम, उसके बाद वो क्या मतलब कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कैसे मतलब कि स्विम करना वो जान जाते हैं। वॉट हार्म कुड इट टू बी हिम, कि कहते हैं क्या हार्म पहुंचाएगा। ही चैलेंज हिज फियर, मतलब कहते हैं कि क्या करेगा, मेरा जो डर है मुझे क्या करेगा। वो अपने फियर को चैलेंज करते हैं। इन द फेस ऑफ इट्स एंड फाइनली इट वुड वैनिश, मतलब वो अपने डर को, जो उनके मन में अनकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ गया है, फोबिया ऑफ द सी बैठ गया था, तो उसको चैलेंज करते हैं कि क्या कर लोगे तुम, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डुबा ही दोगे, क्या कर लोगे, उसको मीन्स चैलेंज करते हैं। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद उनका जो डर रहता है वेनिस ही हो जाता है, मीन्स गायब ही हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी समरी। इट वॉज अ बेसफुल फियर इंस्टेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड, दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम, ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड डेथ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पास से इस डर को, इस मौत भरी डर को मीन्स एक्सपीरियंस किया था। मैंने आपको बताया ही ओवरकम इट एंड फाइनली कॉन्क्यूर्ड, उस पर जीत उन्होंने ये हासिल की, मतलब कि अपने डर पे उन्होंने मीन्स उस कॉन्क्यूर्ड मीन्स जीत हासिल की। विलियम रियलाइज्ड दैट डेथ इज पीसफुल एंड, वो कहते हैं कि मुझे मतलब उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो डेथ होता है वो एक प्रकार का पीसफुल होता है, एंड इट इज़ द फियर ऑफ डेथ। और वो मीन्स हमें तो वो चीज़ सताता है कि जो उसका डर होता है कि हम अब मर जाएंगे, अब हमें कुछ हो जाएगा, अब हमारे परिवार वालों को कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं मृत्यु तो बहुत शांति प्रिय होता है, वो तो बस सीधे आ जाता है, बट उसके आने का जो डर रहता है वही हमें टेरराइज करता है, वही हमें घबरा देता है, वही हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पास ये एट द एंड यही बताते हैं, ही विल टू लाइफ जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, हिज विल टू लाइफ ग्रीव इंटेंसली एज ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड स्टार्टेड लाइविंग फियरलेसली। एट द एंड वो कहते हैं अगर अपने जीवन में, अपने लाइफ में अगर अपने डर पे काबू कर लिया तो आप क्या करेंगे, मीन्स कि बहुत अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड स्टार्टेड लाइविंग फियरलेसली। कहते हैं इसके बाद मैंने अपनी लाइफ को कैसे जीना स्टार्ट कर दिया, फियरलेसली, मतलब किसी भी फियर्स को पीछे छोड़ के मैं अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। समरी बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब की। तो देन हम बात करते हैं
इस चैप्टर के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हम साथ में रिवाइज करते जाएंगे और शाम को भी मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया वो एमसीक्यू फॉर्म में वो क्वेश्चन रहेंगे, तो मे भी आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाए तो वो आपकी हेल्पफुल ही रहेगा ना। तो आप यहाँ पास तो क्वेश्चन का रिविजन कर ही लीजिए, बट वहाँ पास आपको अभी कुछ घंटे बाद जो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें क्या होगा, उसमें आप एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वो आपके भले के लिए ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग टीजीटी के एग्जाम में इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, लगभग 150 चैप्टर 10 दिन में हमें कंप्लीट करना था, तो उसमें ज़्यादा हम आपका मॉक टेस्ट नहीं करवा पाए थे। बट मैंने क्या किया, पीजीटी में हम साथ में चैप्टर भी करेंगे, साथ में आपका मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करते जाएंगे। फिर जब लास्ट के एग्जाम के 1-2 दिन बचेंगे तो उसमें मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूंगी साथ में, है ना। मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर जितने भी आपके 11th-12th में चैप्टर है उसका सब पूरा रिवीजन करा दूंगी। और राइटर से क्वेश्चन टीजीटी में देखने को तो नहीं मिले हैं फ्रेंड, बट आप लोगों को कमेंट आ रहा है कि मैम राइटर का वीडियो बना दीजिए, मैम प्लीज़ बना दीजिए, पीडीएफ शेयर कर दीजिए। तो मैं एक काम करूँगी कि राइटर का भी वीडियो आप लोगों को बनाकर दे दूँगी। बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग मेरे चैनल के साथ बनाए रखिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन द स्टोरी डीप वाटर, किसके द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि विलियम डगलस के द्वारा ये स्टोरी लिखा गया है, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। व्हाट इज़ द लाइफ टर्म ऑफ विलियम डगलस, उनके लाइफ का टर्म क्या था विलियम डगलस का, तो इसका आंसर है ही हैड टेकन बर्थ इन 1890 इन, ये मैंने आपको नहीं बताया था इसीलिए आपको इसमें ऐड किया। ये देखिए राइटर से के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ही हैड टेकन बर्थ इन 1898 इन मिनेसोटा एंड डाइड इन 1980। तो इनका बर्थ 1898 में हुआ था और इनका डेथ जो हुआ था 1980 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द राइटर्स फ्रेंड, राइटर्स के फ्रेंड कौन रहते हैं। तो डी रोसवेल्ट रहते हैं राइटर के फ्रेंड। द फार्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, जो कौन रहते हैं, दी फार्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका रहते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जो आपके क्वेश्चन उभर के आ रहे हैं ये राइटर से बेस में ही क्वेश्चन है। अगर राइटर से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये ऐसे ही बनेंगे आपके। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, तो इसका आंसर है मतलब कौन लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन करता है जस्टिस इन हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में, तो इसका आंसर है विलियम डगलस ही, मतलब ये वाले राइटर ही किए हैं। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम मिल जाए कि हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, तो आपको आंसर सीधे टिक करना है विलियम डगलस। फ्रॉम विच बुक बाय विलियम ओ डगलस, इनका फुल नेम देख लीजिए, विलियम ओ डगलस, हैज़ दिस ऑटोबायोग्राफिकल नोट डीप वाटर बीन टेकन। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल है किस बुक से लिया गया है, ऑफ मेन एंड माउंटेन से ये लिया गया है आपका चैप्टर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ YMCA। तो ये अब आपके इसमें राइटर से मेंशन है तो ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन द पुल लोकेटेड इन द याकिमा, ये इसका YMCA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु कंटिन्यूली वॉर्न द नरेटर अगेंस्ट द रिवर, मतलब कौन उनको वॉर्न करता है, तो कि रिवर के अगेंस्ट उनको कौन वॉर्न करता है सॉरी फ्रेंड। तो इसका आंसर है मदर। ये इनके बुक से, जो इनका बुक है उससे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उभर के आए हैं। अभी आपके चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, बट ये राइटर के अकॉर्डिंग चैप्टर कुछ क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने इस वाले वीडियो में ऐड कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। विच रिवर इज बीइंग टॉक्ड हियर, उनकी मदर कौन सी रिवर के बारे में यहाँ बात करती हैं, याकिमा रिवर लोकेटेड इन याकिमा स्टेट इन यूएसए में याकिमा रिवर है, वहीं पास इसी रिवर के बारे में उनकी मदर उनको कहती हैं कि मतलब उनको थोड़ा सा वो समझाती हैं उसके बारे में। हु हैड टेकन हिम टू द बीच ऑफ द कैलिफोर्निया, किसके साथ, यहाँ पर देखिए यहाँ से आपके चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हु हैड टेकन हिम टू द बीच ऑफ द कैलिफोर्निया व्हेन ही वाज जस्ट 3 or 4 years ओल्ड। तो बताइए इसका आंसर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यस यू आर राइट, हिज फादर, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे जब वो 3-4 ईयर के थे मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हुज टेरर डिड द नरेटर फील इन हिज हर्ट, कौन किस चीज़ का टेरर उनके हर्ट में इन्वॉल्व कर गया था हमारे जो नरेटर्स उनके अंदर। तो बताइए, द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर्स वेव्स, जो वाटर्स की बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स थी उनका साउंड, उनके जो मतलब इतने ज़्यादा वेव्स देख रहे थे वो, कि उसका ही ओवर पावरिंग मतलब बहुत ज़्यादा पावर से वो वेव्स उभर के आ रहे थे। बहुत सी के किनारे आप देखते नहीं कि सी का वेव्स कितने तेज़ी से ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे होता है, तो उस वही वाले फोर्स को देख के मतलब उनके हर्ट में जो ये डर बैठ गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु हैड पुल्ड हिम इन द स्विमिंग पूल। तो ये मैंने आपको बताया ही, अ बॉय हु मे बी 18 years ओल्ड, मैंने बताया था 17-18 साल को वो लड़का था, जो कि अभी तो इनकी राइटर जो हमारे नरेटर है उनकी एज तो कम थी, बट वो जो
लड़का था, उसकी एज मतलब वो यंग एज का था, एडल्ट था, 18 ईयर्स ओल्ड था। उसने ही मीन्स मजाक मजाक में उनको पुल में क्या कर दिया था, पुल्ड कर दिया था, मीन्स गिरा दिया था, हाउ धक्का दे दिया था। हाउ मच, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच डीप वॉज द डीप एंड, मतलब कहते हैं कि वो जो गहराई रहती है उसकी कितनी कितनी रहती है, पूल स्विमिंग पूल की गहराई कितनी रहती है। तो यहाँ पास सीधे आपके क्वेश्चन में मेंशन है, मीन्स आंसर में 9 फीट का रहता है। व्हाट वॉज द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल फ्रॉम द शैलो एंड, मतलब जो डेप्थ रहता है स्विमिंग पूल का वो कितना रहता है, बताना है आपको, 2 फीट का रहता है। हाउ मैनी एफर्ट्स डिड द नरेटर मेक इन वाटर, ये मैंने आपको बताया कि बेचारे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लगातार 3 बार जाते हैं, पूरा ऊपर जाते हैं, सांस लेते हैं और पूरे पैरों से अपने पैरों को, अपने फीट को लगातार स्विमिंग पूल के नीचे सोचते हैं, जब जैसे ही मैं नीचे ज़मीन पे पहुंचूंगा, फर्श पे, अपने पैरों को इतना तेज़ धक्का दूंगा कि मैं ऊपर चला जाऊँगा, पानी के ऊपर मैं चला जाऊँगा। तो बट वो नहीं, 3 बार बेचारे पूरा पूरा कोशिश करते हैं, पूरा अपना एफर्ट लगा देते हैं, बट उनसे नहीं होता है। एट द एंड वो लड़का ही जाके, जो 18 ईयर्स ओल्ड का रहता है, जो उनको स्विमिंग पूल में धक्का देता है, वही जाके वो बचाता है। होम डिड ही हायर ऑन 1 अक्टूबर टू लर्न स्विमिंग पूल, किसको हायर करते हैं 1 अक्टूबर को, तो एक मैंने पहले ही बताया कि इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो उनको स्विमिंग पूल अच्छे से सिखाता है। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा चैप्टर 3 एंड हो जाता है। देन हम बात करते हैं अपने चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, दी रैट ट्रैप बाई सेल्मा लेजरलोफ। तो ये राइटर हैं हमारे, सेल्मा लेजरलोफ राइटर हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है फ्रेंड दी रैट ट्रैप। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन के। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की हम थीम देख लेते हैं। हम आज मोस्टली आपको 2 या 3 चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, फिर इसका हम एमसीक्यू आपको शाम को अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से अपना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो सबसे पहले इसका चैप्टर का थीम देखते हैं। The potential of kindness and human connection of change even the most hardened and distrustful people in his central topic in सेल्मा लेजरलोफ्स दी rat trap। इसमें दिखाया है कि किस प्रकार से आप अपने काइंडनेस के थ्रू, अपने ह्यूमन कनेक्शन के थ्रू एक ऐसे बंदे को भी चेंज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्ट्रेसफुल हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ही मतलब कोई बेकार काम वो करता रहो, बट अगर आप उसके साथ पिटीफुल बिहेवियर करते हैं, काइंडनेसफुल बिहेवियर करते हैं, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो पूरी इस स्टोरी का, इस चैप्टर का थीम यही है, जिसको बहुत ही अच्छे से जो हमारे राइटर हैं सेल्मा लेजरलोफ्स बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं दी रैट ट्रैप में। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। दी नैरेटिव क्रोनोलिकल्स द ट्रेवल्स ऑफ एन एल्डरली वैग्रेंट हु रिसीव्स अ लिटिल रैट ड्रॉप फ्रॉम अ जनरस एंड केयरिंग हॉस्टल ओनर। The tramp encounters several individuals along the way who, in spite of their own challenging situation, are kind and generous to him. The tramp reflects on his own life and action as a result of his encounter, which finally inspires him to make amends and improve himself. The underlying message is that everyone is capable of change, and that even the smallest act of kindness can have बिग इम्पैक्ट ऑन समवंस इल सेल्फ। तो फ्रेंड इस वाले चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे एक बंदा रहता है जो कि मतलब कि चोरी करता है, मतलब वो सबसे पहले तो वो एक रैट ट्रैप रहता है, मीन्स कि वो जो चूहेदानी नहीं बनाते वो रहता है, बट वो फिर वो सोचता है कि ये पूरा संसार ही एक चूहेदानी की तरह है, क्यों ना मैं थोड़ा सा इस पर एक लोफ डाल के, मीन्स एक कोई ऐसे, जैसे कि हम चूहेदानी में एक रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड का टुकड़ा फंसा के नहीं चूहे को आकर्षित करते हैं, वैसे ही सोचता है ये पूरा संसार ही चूहेदानी है, पूरा मतलब चूहा है, क्यों ना मैं इनके लिए एक जाल बिछाऊं और उनको मैं इस छल करके, उनको चीट करके मैं उनके सारे मैं पैसे हथिया लूँ। तो इस प्रकार से ये मतलब चीट भी करता है, एक ओल्ड पीपल को ये चीट करता है। फिर उसके बाद एक और पीपल से मिलता है जहाँ पास एक बच्ची रहती है, एक लड़की रहती है, उसके मतलब इसके साथ इतना ज़्यादा काइंडनेस का व्यवहार करते हैं, उसके पेरेंट्स इतना अच्छे से इसके साथ व्यवहार करते हैं कि इसका माइंड बिल्कुल चेंज होता है और ये सुधर जाता है। मतलब एट द एंड वो जितने भी चोरी के पैसे लिए रहता है उस बच्ची को चर्च में छोड़ देता है कि आप जिसका ये पैसा आप जाके उसको रिटर्न कर दो। तो इस चीज़ का थीम यही है कि किस प्रकार से, देखिए इस चैप्टर का थीम यही है कि द अंडरलाइनिंग मैसेज इज दैट एवरीवन इज कैपेबल, मतलब सभी लोग कैपेबल होते हैं जो ऑफ चेंज, जो कि चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, अगर उनके साथ थोड़ी सी भी किसी ने काइंडनेस शो कर दी ये तो वो मतलब खुद को वो बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे एट द एंड इस चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट खुद को बदलने की कोशिश करता है और वो लास्ट में सुधर भी जाता है उस लड़की की वजह से। अ बिग इम्पैक्ट ऑन समवन एल्स लाइफ, जो कि किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पास तो मैंने आपको थीम बता दिया। देन हम बात करते हैं दी रैट ट्रैप समरी की।
समरी मैंने आपको थोड़ा देखिए बता ही दिया है, जो थीम में ही मैंने आपको समरी बता दिया है, तो बट थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टीजीटी में देखने को मिले हैं तो मोस्टली पीजीटी में भी देखने को मिल सकते हैं ना फ्रेंड, तो कुछ हम कह नहीं सकते, तो अपनी एक एक लाइन की समरी हम क्लियर रख के चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो समरी स्टार्ट करते हैं, दी रैट ट्रैप इज़ अ स्टोरी अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर, मतलब कि एक चूहेदानी बेचने वाले की ये स्टोरी है, जो रैट ट्रैप आपका चैप्टर है। हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ एज हिज अर्निंग आर वेरी लो, जो कि बहुत ही गरीबी का लाइफ चल रहा था क्योंकि वो अपने रैट ट्रैप जो जो ये चूहेदानी को बेच के उसको ज़्यादा पैसे अर्न नहीं हो पा रहे थे, बहुत ही मतलब कम अर्निंग उसकी हो पा रही थी, इसलिए वो बहुत ही गरीबी की लाइफ जी रहा था। ही हैज़ टू रिसॉर्ट टू थेवरी एंड बेगिंग फॉर टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपनी वो चीज़ों को, वो दोनों ही चीज़ों को अच्छे से करने के लिए वो कभी क्या करता था, थीवरी करता था, कभी भीख बेगिंग मीन्स भीख मांग लेता था। ही इज़ अलोन, बट उस तब भी उसका काम नहीं चलता था। ही इज़ अलोन इन, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ही इज़ अलोन इन दिस होल वर्ल्ड, वो उस दुनिया में अकेला ही था, मीन्स उसकी शादी वादी कुछ नहीं थी, उसके बाल बच्चे भी नहीं थे। एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, और बहुत ही मतलब मिजरेबल, बहुत ही मतलब दयालु कह सकते हैं ना, बहुत ही दुख भरा लाइफ वो व्यतीत कर रहा था, मतलब मिजरेबल मीन्स होता है दुख भरा लाइफ। सो ही स्टार्टेड नीटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स, तो उसके मन में जब वो अकेले रह के ऐसे मतलब गरीबी की लाइफ जी रहा था, तो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट इकट्ठा हो जाते हैं कि मैं ये करूँ तो मुझे ऐसे पैसे मिलेगा, मैं यहाँ चोरी करूँ, मैं यहाँ डाका डालूँ, मैं ऐसे लोगों को फंसाऊँ, ऐसे लोगों को चीट करूँ, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैं क्या करूँ कि मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएं। तो उन्हीं में से एक थॉट उभर के उसके माइंड में आता है। वन ऑफ हिज थॉट इज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड इज़ अ बिग ट्रैप, उसी में से एक थॉट उसके दिमाग में उभर के आता है कि ये सारा संसार ही है, जो होल वर्ल्ड, जो सारा संसार ये जो ही है एज अ बिग ट्रैप, वो मीन्स एक प्रकार का क्या है, ट्रैप है, रैट ट्रैप है, तो क्यों ना मैं इनमें थोड़ा सा चारा डाल के उनको ही फंसाना शुरू कर दूँ। बहुत सारे वो थॉट सोचता है, बट एट द एंड उसके मन में ये थॉट आता है जिसको वो पूरा करने की कोशिश भी करता है। हीज व्यूज, नेक्स्ट आता है हमारा, हीज व्यूज आर दैट द होल वर्ल्ड ऑफर्स अस वेरियस टाइप्स ऑफ बेड्स, मतलब बहुत सारे बेड्स को ये जो वर्ड है हमें ऑफर करता है, बस हमें तरीका चाहिए कि वो किस प्रकार से हम अपने चंगुल में उनको फंसा सकते हैं, अपने जाल में किस प्रकार से हम उनको फंसा सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको यहाँ पास समझ में आया होगा अब किस प्रकार से कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब कि किस प्रकार से उनको बस अपने जाल में फंसाना है अपनी लाइफ को कंफर्ट्स करने के लिए। दिस इज द रिटर्न ट्रैप अस इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजेरीज, इसके प्रकार से मीन्स जिसके थ्रू बहुत सारे आपके जो मिजेरीज है, जो ये सब है, उसके आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप इस वर्ड को ही एक रैट ट्रैप बना लीजिए और उसमें जितने भी लोग हैं उनको क्या करिए, चीट करिए, तो आपके सारे दुखों का अंत हो सकता है, क्योंकि पैसा ही सारे दुखों का अंत होता है। अगर पैसा ही आ गया तो सब दुखों का अंत हो जाएगा, उसके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है, तो जिसको वो पूरा करने की पूरी कोशिश भी करता है। तो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आता है फ्रेंड, एवरी नाइट द पेडलर हैड टू, यहाँ पास पेडलर किसको कहा गया है, जो वो रेड ट्रैप सेलर था उसको पेडलर कहा गया। एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम, वो प्रत्येक दिन क्या करता था, कहीं ना कहीं शेल्टर सोचता था कि आज मुझे यहाँ रहने का जगह मिल जाए, आज मुझे वहाँ रहने की जगह मिल जाए, क्योंकि उसके पास कोई भी प्रॉपर जगह, कोई घर था ही नहीं जहाँ वो एक जगह रुक सकता था, तो हर रोज़ कोई अलग ठिकाना ढूंढता था। वन इवनिंग, जस्ट अ सेकेंड, वन इवनिंग ही वॉज ऑफर शेल्टर बाई एन ओल्ड क्रॉफ्टर मीन्स होता है किसान कह लीजिए, या फिर फसल जो रहते नहीं है, तो जो एक पुराना किसान रहता है, तो एक श्याम वो कहाँ पास जाता है शेल्टर मांगने के लिए, कहते हैं कि मुझे मेरी हेल्प है यहाँ, वहाँ थोड़ा सा झूठ बोल के वो शेल्टर, वहाँ पास जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वहाँ शेल्टर ले लेता है, मतलब वो जब अपनी कहानी सुनाता है तो जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उनको वहाँ शेल्टर दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तो मेरे साथ रात भर गुजार लो मेरे घर पे, तो वहाँ पास रुक जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल दी क्रॉप्टर्स मनी, और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है, मतलब कि वहाँ पास वो बातों बातों में जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं बेचारे एकदम सिंपल से फार्मर ही तो रहते हैं, तो क्या सिंपल बातों बातों में बता देते हैं कि यहाँ पास में हम अपना पैसा रखते हैं, वो अच्छे इंसान समझते हैं इसको, तो बातों बातों में सब कुछ बता देते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठ जाते हैं तो ये भी उठता है और धीरे से जब जाने लगता है तो क्या करता है, उनका पैसा स्टोल कर लेता है, मीन्स जस्ट अ सेकेंड, ही स्टोल द क्राफ्ट्स मनी विच ही हैड अर्न बाई सेलिंग हिज काउज मिल्क, जिसको बेचारे कैसे करते हैं, उनके पास वो कहते हैं कि मैंने पहले यहाँ पास जॉब करता था, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वो कहते हैं मैं पहले यहाँ पास जॉब करता, बट अब हमारे पास जो हमारे अर्निंग का जरिया है वो केवल एक ही है, वो कौन है, काऊ के दूध को वो बेचकर अपना बेचारा अर्निंग थोड़े बहुत कर लेते थे। वो बताते हैं कि इतना पैसा हम काऊ के मिल्क को बेचकर इतना पैसा इकट्ठा किए हैं, यहाँ रखें, उनको मतलब सब कुछ बता देते हैं वो बूढ़े व्यक्ति। तो जब जाता है तो क्या करता है, ये पैसे चुरा लेता है जो बेचारे बूढ़े व्यक्ति काऊ के मिल्क को बेच के इकट्ठा किए रहते हैं।
To safeguard himself, the peddler chose the path through the forest, which was secluded, but soon found himself trapped in the forest. फिर वो क्या करता है, उसको डर लगने लगता है कि हाँ मैंने चोरी की है। उसका डेली का काम तो ये था नहीं चोरी वो चमाटी करना, मीन्स चोरी वगैरह करना, उसका डेली का काम तो था नहीं। तो वहाँ पास, तो जब वहाँ पास चोरी कर लेता है तो सीधे जहाँ जिधर उसको भागना चाहिए उधर भागता है, और भागते भागते इतना ज़्यादा जाता है कि वो सोचता है कि मैं बच जाऊँ, नहीं तो पुलिस वगैरह मुझे पकड़ लेगी। तो जाता है भागते भागते, वो जंगल में जाता है, वो सोचता है कि मैं बच गया, बट वो रियल ये रहता है कि वो जंगल के ट्रैप में वहाँ पास भूल जाता है, मीन्स रास्ता वगैरह वो भूल जाता है। वहाँ पास बेचारा बहुत भूखा प्यासा कई दिनों तक रहता है, तो वहाँ पास जंगल में वो फंस जाता है। तो यहाँ पास यही मेंशन है कि बट सून आप फाउंड, मतलब वो कुछ टाइम बाद वो खुद को पाता है कि वो किस में फंस गया है। ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ डेंस फॉरेस्ट, मतलब इतना फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस था, इतना ज़्यादा घना था कि वो वहाँ से निकलने के का रास्ता ही नहीं पा पाते। तो उस ट्रैप में, वो जंगल के जो फॉरेस्ट का ट्रैप था, वहाँ पास वो खुद ही फंस गया था। आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू अ फॉर्ग एंड टेक्स शेल्टर देयर। तो बहुत कोशिश करता है, तो उसके बाद उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि कहीं से, जहाँ पास वो बूढ़ा व्यक्ति काम करता था, वहाँ जो मीन्स वहाँ पास एक आयरन फैक्ट्री थी, तो वहाँ से आवाज़ उसको आती है। तो बहुत वो हेल्प करके, कई दिनों से वो भूखा भी, तो उतना उसके में ताकत थी नहीं कि वो बहुत किसी का आवाज़ वगैरह लगा सके, बट फिर भी उसने कोशिश की, और कैसे भी करके वो वहाँ पास कंपनी तक पहुँचता है। वहाँ पास जाता है और मीन्स शेल्टर, उनसे कहता है कि शेल्टर मांगता है, तो वो लोग भी फिर राजी हो जाते हैं, मीन्स उनको शेल्टर दे देते हैं। सम थिंग्स अनयूजुअल हैपन्स, उसके साथ कुछ अनयूजुअल हैपन्स ये हो जाता है कि जो वहाँ का आयरन मास्टर रहता है, गलती से वो क्या सोचता है कि ये जो व्यक्ति है उसका फ्रेंड है, इसलिए उसको शेल्टर देता है। बट वो फ्रेंड नहीं रहता, वो तो जानता है कि वो चोर है। बट वो जो वहाँ का आयरन मास्टर रहता है उस कंपनी का, वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इन्वाइट्स हिम टू हिज हाउस। वो कहता है कि उसे लगता है कि ये इसका ओल्ड बहुत पुराना फ्रेंड है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा है ठीक से, और उसे क्या करता है, अपने घर पे इनवाइट कर लेता है। हालांकि वो तो कंपनी में आया रहता है, बट उसको लगता है कि वो उसका फ्रेंड है, तो उसको अपने घर पे भी इनवाइट कर लेता है। दी पुअर पेडर्स किसको कहा गया है यहाँ पर? द पुअर पेडर्स, वो जो रैट ट्रैप सेलर था, उसको कहा गया पुअर पेडर। द पुअर पेडलर्स रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। शुरू में जो पुअर पेडलर था वो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके मन में ये डर रहता है कि कहीं ये लोग मुझे पुलिस से पकड़वा तो नहीं देंगे, उसके मन में ये डर रहता है, तो वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। बट उसके बाद क्या रहता है कि वो जो आयरन मास्टर रहता है, उसकी बच्ची रहती है, उसकी लड़की रहती है, वो ऑफर करती है। सून ही इज़ इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर डॉटर, लेकिन थोड़े ही टाइम में उसकी जो डॉटर रहती है वो इन्वाइट करती है कि प्लीज़ अंकल चलिए ना मेरे घर पे, ऐसे वो मतलब बच्ची है, वो इन्वाइट करती है। मतलब बच्ची तो नहीं रहती, थोड़ी बड़ी ही दिखाई गई, एकदम छोटी बच्ची आप मत समझ लीजिएगा, हाँ ठीक ठाक वो दिखाई गई है इस चैप्टर में आपके। तो जो लड़की रहती है, मतलब एज नहीं मेंशन किया गया, बस डॉटर मेंशन किया गया है, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो जो लड़की रहती है वो भी इन्वाइट करती है कि आप चलिए प्लीज़ हमारे घर चलिए, तो इसको वो मना नहीं कर पाता है, जो पेडलर रहता है वो मना नहीं कर पाता है लड़की को, तो वो चला जाता है उनके घर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज सम हाउ स्टॉप्ड बाई द आयरन मस्ट डॉटर फॉर क्रिसमस ईव, एवन आफ्टर बीइंग कॉट दैट ही वॉज अ पेडलर एंड नॉट अ कैप्टन स्टेल। तो वो जो अपने फ्रेंड का नाम सोचते हैं, कि जो सोचते हैं कि ये मेरे बहुत पुराना फ्रेंड है, उनका नेम यहाँ पर देखिए मेंशन है, कैप्टन स्टेल ही। तो कैप्टन स्टेल ही वो सोचते हैं कि मेरा ये बहुत पुराना मित्र कैप्टन स्टेल ही, जिसको समझ के वो गलती से उस चोर को घर पे ले आते हैं, बट वो नहीं रहता है। तो कुछ मॉर्निंग में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो जाता है, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कि क्रिसमस ईव के दिन मतलब वो अपने घर पे ले जाते हैं, उसका बहुत सेवा सत्कार करते हैं, लड़की भी काफ़ी अच्छे से उसके साथ बिहेव करती है, तो इससे उस चोर का मन यहीं पास पिघल जाता है। बट मॉर्निंग में जो रहते हैं हमारे आयरन मास्टर जो रहते हैं और उनकी लड़की, दोनों को ही ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है जिसकी वजह से उन लोगों को पता चल पाता है ये तो कैप्टन स्टेल ही नहीं है, ये तो कोई चोर है, मीन्स ही वॉज अ पेडलर एंड नॉट अ कैप्टन स्टेल। कहते हैं कि तब उनको समझ में आता है ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, ये तो एक प्रकार का पेडलर है। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस के नेक्स्ट डे की बात फिर अब कब की बात आ गई? द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस के एक दिन की बात की बात आ गई है। व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, जहाँ पास मतलब चर्च पे जाते हैं, दे कम टू नो डैट द मैन इज अ थीफ। फिर उनको पता चलता है कि भाई वो तो मेरा फ्रेंड भी नहीं था, ऊपर से वो चोर भी था। जब वो चर्च जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होता है उनके पास, तो आयरन मास्टर उनकी और जो डॉटर रहती है, दोनों को ही पता चल जाता है चर्च में जाकर कि वो एक प्रकार का चोर था। हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड स्क्रॉफ्टर, जो कि ओल्ड स्क्रॉफ्टर थे, वहाँ से
पैसे चोरी करके भागा हुआ चोर था एक प्रकार से। तो यहाँ पास उनको चर्च में सच्चाई पता चलती है, दोनों बाप बेटी को। देन हमारा आगे का स्टोरी है, द आयरन मैन मास्टर एंड हिज डॉटर रीपेंट फॉर द शेल्टरिंग अ थीप एंड वंडर इट व्हाट ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन बाय ई दैट टाइम। फिर वो दोनों अफसोस करते हैं कि हम लोगों ने ऐसे इंसान को शेल्टर प्रदान किया जो कि एक प्रकार का चोर है, और उसके लिए बहुत मतलब कि थोड़ा सा वो भी करते हैं कि क्यों हमने एक चोर को पनाह अपने घर में दिया जो कि खुद एक चोरी करके भागा हुआ इंसान है। हाँ, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। हियर कम्स अ ट्विस्ट एज एन, वो सोचते हैं कि हमारे घर से पता नहीं क्या पास यहाँ पास देखिए मेंशन है, और वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। एंड वंडर इट व्हाट ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन बाय दैट टाइम। वो कहते हैं कि हमारे घर पे रहा होगा, वो तो एक चोर है, हमारे घर पे जब रुका होगा पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो चोरी कर लिया होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं। मतलब वो बहुत अफसोस जाया करते हैं कि हमने एक चोर को पनाह दिया, हो सकता है हमारे घर से वो बहुत बहुत चीज़ें चोरी कर लिया होगा। बट यहाँ पास ट्विस्ट तब आता है जब स्टोरी आगे बढ़ती है। Here comes a twist as instead of stealing, the peddlers gift the iron master's daughters a rat trap। तो वहाँ पर जब वो चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर जो आयरन मास्टर की जो डॉटर रहती है उनके लिए एक रैट ट्रैप गिफ्ट रखा रहता है, जिसमें पेडलर उनके लिए एक गिफ्ट रखा रहता है। अब उनके डॉटर के लिए एक गिफ्ट रहता है, रैट ट्रैप टाइप का एक गिफ्ट रहता है। सी फाइंड्स अ लेटर, जिसमें एक लेटर रहता है ऑफ थैंक्स एंड द स्टोल इन मनी इनसाइड द रैट। जो उसमें उस रैट ट्रैप में क्या क्या रहता है, एक पहली बात तो एक लेटर रहता है जो कि लड़की और उनके पेरेंट्स को क्या रहता है, थैंक यू बोला रहता है कि उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करने के लिए वो बेचारा थैंक यू बोला रहता है। और उसमें वो मनी भी रहती है जो कि वो जो फार्मर रहता है उससे जो चुराया रहता है जो मनी, वो मनी भी रहता है। उसमें लेटर रहता है कि प्लीज़ ये मनी आप उस जाके उस इंसान को, उस बूढ़े व्यक्ति को रिटर्न कर देना जिससे मैंने ये चुराया था। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। देन बात आती है द पेडलर थैंक्स इडला। उस बच्ची का नाम देखते हो, लड़की का नाम क्या था, इडला उस लड़की का नाम था। उनके मतलब कि वो जो आयरन मैन मास्टर था उसकी लड़की का नाम क्या था, इडला था। फॉर हर काइंडनेस एंड द रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर। वो रिक्वेस्ट करता है इडला से कि पहले बात तो थैंक यू बोलता है इडला को, फिर उसके काइंडनेस के लिए थैंक यू बोलता है और रिक्वेस्ट करता है कि टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर। जो क्रॉफ्टर है उनको जाके ये मनी रिटर्न कर, प्लीज़ आप लोग रिटर्न कर देना जो मैंने उनके यहाँ से चुराया हुआ था। दिस स्टोरी, नेक्स्ट हमारा यहाँ पास थॉट आ जाता है कि क्या हमें मॉरल लेसन टीच होता है इस चैप्टर से। दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट गुडनेस इज अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेक्ड एट एनी टाइम विद योर ओन गुडनेस। अगर आप किसी इंसान के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो उसका गुडनेस कभी भी उभर के किसी भी सामने आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे कि ये जो आयरन मास्टर थे और उनकी बच्ची थी इडला, उनकी लड़की थी इडला, किस प्रकार से इतने अच्छे बिहेव करती है इस चोर के साथ, पेडलर के साथ, कि उसका मीन्स कि वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है और सारे पैसे रिटर्न करने के लिए कहता है कि इडला आप जाओ उनका सारा पैसा रिटर्न कर देना। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपने समरी ध्यान से सुनी होगी, मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द रैट ट्रैप। तो मैंने पहले ही बताया, चैप्टर का नाम आपको बता दिया था कि सेल्मा लोजरलॉफ ने ये स्टोरी लिखी हुई है। डिस्क्राइब द क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब द लाइफ टर्म ऑफ द राइटर। तो इनका लाइफ टर्म यहाँ से यहाँ तक है। थोड़े से राइटर से क्वेश्चन मैंने ऐड इसलिए करती जा रही हूँ कि अगर आ जाएँ आपके एग्जाम में तो आपको देखने को मिल जाए, आपको आता रहे। तो इनका लाइफ पीरियड देख लीजिए कब से कब तक है। मीन्स 1958 में इनका बर्थ हुआ था, 1940 में इनका डेथ हुआ था। तो क्वेश्चन थर्ड आता है, विच कंट्री डज द राइटर बिलोंग। कहाँ से बिलोंग करते थे जो हमारे राइटर हैं। अभी आपके चैप्टर की क्वेश्चन नहीं आया, अभी राइटर बेस ही क्वेश्चन यहाँ पास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइटर चैप्टर बेस ही है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे जो आपके राइटर हैं, स्वीडन से बिलोंग करते थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर से आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पेडलर लाइफ। मीन्स किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था पेडलर। तो सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, मतलब वो एक प्रकार का सैड लाइफ, बहुत अच्छा लाइफ वो व्यतीत नहीं करता था, सैड एंड मोनोटोनस लाइफ व्यतीत करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट थिंग्स डिड द पेडलर से। क्या वो सेल करता था। तो मैंने आपको बताया है दी स्मॉल रैट ट्रैप, चूहेदानी, वो एक छोटा छोटा चूहेदानी सेल करता था जिससे उसकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती थी, जिससे उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। उसका लाइफ किसमें बीत रहा था, सोरो में बीत रहा था। आई होप सब कुछ आपको क्लियर होते हुए चल रहा है। आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि हर एक पहलू एग्जाम का, आपके चैप्टर का हर एक चीज़ आपका क्लियर होता चाहे वर्ड टू वर्ड, मैं इसीलिए आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा ही लग रहा होगा, और नहीं अच्छा लग रहा तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम थोड़ा सा चेंज करिए, वो भी मैं कर लूँगी। ओके, आप पर कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपका कमेंट देखिए बहुत अच्छा लगता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट मटेरियल वर द रैट ट्रैप मेड। कौन से मटेरियल से जो रैट ट्रैप चूहेदानी बनाता था, कौन से मटेरियल से बनाता था। तो ऑफ वायर की हेल्प से वो क्या बनाता था, चूहेदानी वो बनाता था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट होस्ट ऑफ द पेडलर। उसका जो फर्स्ट होस्ट रहता है कौन रहता है, मतलब कौन रहता है जिसको फर्स्ट बार चीट करता है, वो पूरी अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाता है, जो फर्स्ट टाइम चीट करने जाता है, कौन रहता है? दी ओल्ड मैन रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दी ओल्ड मैन रहता है, जिसके वो पूरे पैसे, जो बेचारा काऊ के मिल्क को बेच के पैसे इकट्ठा थोड़े बहुत किया था, वो पैसे वो चोरी करके भाग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच गेम डिड दे प्ले विद द ओल्ड कार्ड्स। यहाँ पास देखिए मेंशन नहीं, बट चैप्टर में ये था तो मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया कि एक वो गेम प्ले कार्ड का गेम प्ले खेलता था, तो वो गेम कौन सा था? तो ये देखिए, ये है गेम मेजोलिस। ओके, आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज देयर इन द हट फॉर द सुपर। क्या था वहाँ पास? एक वो टांगा हुआ था, पोर्रिड्स था। पोर्रिड्स एक प्रकार का वो जो ओल्ड मैन था, वो बताता है कि यहाँ पास ही है, मैं ये है मेरी झोपड़ी में, मैं वहाँ पास ही अपने सारे पैसे रखता हूँ। तो उसको सब कुछ वो बता ही दिए थे, तो क्या करता है वो, जब सुबह जब निकलने लगता है तो उनके पैसे लेके भाग जाता है, जो पेडलर रहता है वो उस ओल्ड मैन के। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द ओल्ड मैन वर्क इन द प्रीवियस टाइम व्हेन ही वॉज यंगर। इसमें क्वेश्चन बताया कि जब वो जो ओल्ड मैन था, वो जब अपनी जवानी की दिनों में, अपने यंग एज में, वो कहाँ पास जॉब करता था। जब उसके पास बूढ़ा हो गया तो उसके पास ताकत तो थी नहीं, तो कि वो किसी कंपनी वगैरह में जाके जॉब कर सके, तो वो काऊ के मिल्क का ही सहारा लेकर अपने रोजी रोटी में करता था। बट वो जब यंग था, वही पूछा गया है, जब वो यंग था तो कहाँ पास जॉब करता था? तो कहाँ जॉब करता था? एट राम सजो आयरन वर्क्स एज अ क्रॉप्टर। एज अ क्रॉप्टर के रूप में, मतलब उसकी पोस्ट यहाँ पास बताई गई है, एज अ क्रॉप्टर के रूप में वहाँ पास वो जॉब करता था। कहाँ करता था? एट राम सजो आयरन वर्क्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, और यहीं पास फ्रेंड, यहीं पास वो जो आयरन मास्टर रहता है, उसकी डॉटर रहती है, वो लोग भी यहीं पास रहते हैं। यहीं का स्टोरी, वो मतलब भाग के वो वहीं इस कंपनी में जाता है। ये जब जंगल से वो निकलता है ना, तो इसी कंपनी में वो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ओल्ड मैन काउ नाउ। मतलब ओल्ड मैन नाउ, मतलब अब उनका जो प्रेजेंट टाइम का उनका बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम उनकी इनकम का सोर्स क्या था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो काउ ही थी एकमात्र, जिसका दूध बेच के वो अपना बेचारा इनकम कर लेते थे थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी डिड ही शो टू द पेडलर। मतलब कितना पैसा वो उस पेडलर को, चोर को कितना पैसा शो करते हैं कि अभी तक हमने काऊ की मिल्क को बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पास देखिए 30 क्रोनोर। यहाँ पास जैसे कि हम लोग यहाँ पास पैसे डॉलर नहीं होता, वैसे ही इन लोगों में क्रोनोर चलता था। तो 30 क्रोनोर यहाँ पास दिखाया गया है कि इतने पैसे वो बेचारे इकट्ठा किए रहते हैं बूढ़े व्यक्ति, जिसको वो लेकर भाग जाता है। व्हाट डिड द पेडलर डू विद द मनी। मतलब पेडलर मनी के साथ क्या करता है ना? तो क्या करता है भाई, वो देखता थोड़ी ना रहेगा, वो जैसे ही मौका पाता है लेके भाग जाता है। ही स्टोल इट, है ना? मैंने आपको पहले ही बताया कि बेचारे के पैसे लेके वो भाग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द पेडलर फाइंड हिमसेल्फ वन डे इन द लेट दिसंबर नाइट। वो कहाँ अपने आप को खुद को पाता है? मतलब बहुत ज़्यादा वो एकदम कई दिनों से भूखा प्यासा रहता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं रहती, तो कहाँ पास खुद को पाता है? तो उसी देखिए वहीं पास उसी कंपनी में खुद को पाता है। मतलब कैसे करके बड़ी मुश्किल से वहाँ पास जाता है। तो वहाँ पास कहाँ पास जाता है? एट राम्स जो आयरन वर्क्स में वो खुद को पाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वर देयर एट राम सजो आयरन वर्क्स वेन ही रीच्ड इन। तो कौन वहाँ पास कौन रहता है जब वहाँ उस कंपनी में पहुँचता है? तो कौन रहता है? दी मास्टर रहते हैं, दी मास्टर ब्लैक स्मिथ, उनका नाम देख लीजिए यहाँ पास मेंशन है। दी जो मास्टर रहते हैं, आयरन मैन मास्टर रहते हैं, उनका नेम है ब्लैक स्मिथ। और एस टी जेन स्टोम एंड हिज हेल्पर, 3 लोग वहाँ पास रहते हैं। जब वो वहाँ कंपनी में एंट्री करता है तो वहाँ मोस्टली 3 लोग आपस में बातें करते रहते हैं, काम करते रहते हैं जब वो उनको देखता है। हु वॉज द डॉटर, यहाँ पर लिखा है हु वॉज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। आयरन मास्टर की डॉक्टर कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कौन रहती है डॉक्टर, इडला। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। इडला विल मैनसोन, इडला वैन मैनसून, हाँ यही है, इडला मैनसून उनकी रहती है। बस इडला नेम मेंशन था, अगर इडला आप में आ जाए तो उनकी डॉटर यही रहती है। और यहाँ पास पूछा है हु वॉज एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जो आयरन मास्टर रहती है उनकी वाइफ रहती है। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन देखा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके इसमें मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर टू द आयरन मास्टर सन्स लाइफ। उनके जो एक बेटा भी रहता है, वो अपने बातों बातों में, मतलब उस चोर को भी, ये लोग भी बातों बातों में बहुत कुछ चोर को बता देते हैं, पेडलर को जो है बहुत कुछ बता देते हैं कि मेरी वाइफ ये है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है। तो उनका बच्चा जो कहाँ पास रहता है, वो कहते हैं मेरा बच्चा अब्रॉड में जाके रह रहा है। तो सब बातों बातों में उसको वो बता भी देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन,
हु परस्यूटेड द पेडलर टू गो एट होम, कौन बहुत ज़्यादा परस्यूट करता है कि चलो प्लीज़ मेरे घर चलो, तो एडला रहती है, वो जो डॉटर रहती है उनकी, वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द फादर एंड द डॉटर कम टू नो डैट द पेडलर वॉज अ थीफ, कहाँ पास उनको पता चलता है कि जो पेडलर था वो कोई और नहीं भाई, एक चोर था। तो कहाँ पास पता चलता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एट दी चर्च में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर सच्चाई जानते हैं उसके बारे में, पेडलर के बारे में सच्चाई जानते हैं कि वो कोई और नहीं, एक प्रकार का चोर है। उनको लगता है हमारे घर से भी तो वो अभी तक कितना सब कुछ चोरी कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वॉट डिड दे फाइंड वेन दे रिटर्न फ्रॉम द चर्च, जब चर्च से रिटर्न होने लग गए हैं तो उनको क्या मिलता है, एक बंडल मिलता है ना, एक बंडल मिलता है। किस चीज़ का बंडल रहता है, रैट ट्रैप का बंडल रहता है वहाँ पास। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वॉट डिड द बंडल कैरी, बंडल जो रहता है उसमें क्या क्या अंदर रहता है, क्या क्या कैरी वो बंडल किया रहता है। तो उसमें देखिए आंसर है, अ रैट ट्रैप कंटेनिंग 30 क्रोनोर, मतलब वो जो देखिए 30 क्रोनोर ही उस बूढ़े व्यक्ति के यहाँ से वो चोरी किया रहता है। तो पूरा के पूरा जो वो नोट्स रहता है, क्रोनोर का नोट्स रहता है, वो पूरा उसमें रहता है, और एक लेटर रहता है इडला के नाम पे। तो ये पूरा इस बंडल में रहता है रैट ट्रैप के। तो आई होप आपको यहाँ पास क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप क्या है, अ क्रिसमस प्रेजेंट टू एडला, जो रैट ट्रैप रहता है वो मतलब वो जो पेडलर रहता है वो एडला को एक क्रिसमस प्रेजेंट देता है रैट ट्रैप के माध्यम से, मतलब एक रैट ट्रैप जैसा ही रहता है वो एडला को एक प्रेजेंट देता है जिसमें एक लेटर रहता है, वो जो 30 क्रोनोर का नोट रहता है वो पूरा उसमें रहता है कि वो कहता है कि जाओ आप प्लीज़ उनको ये रिटर्न कर देना जो मैंने उनके यहाँ से चोरी की थी। तो आई होप इस चैप्टर का भी सारा क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, आते हैं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5 पे हम आ गए हैं ना। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडिगो। इसमें नील खेती जो महात्मा गांधी के टाइम जो उन्होंने छुटाया था, बहुत ज़्यादा उसमें कर लग रहा था नील खेती, इंडिगो मीन्स होता है ये नील, तो नील खेती के जो बहुत ज़्यादा कर उसमें लग रहा था, यही पूरी स्टोरी इस वाले चैप्टर में है। लिखा गया है बाय फ्रेंड लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, मतलब उन्होंने ये वाले चैप्टर को क्रिएट किया है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय द लुइस फिशर ऑफ महात्मा गांधी। ये जो चैप्टर है एक प्रकार का इंटरव्यू महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था, उसी इंटरव्यू को इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। इन ऑर्डर टू राइट ऑन हिम ही हैज़ विजिटेड हिम 1942। महात्मा गांधी के पास कब विजिट हुआ था, 1942 में विजिट हुआ था, जब उन्होंने एक महात्मा गांधी से एक इंटरव्यू लिया था, और उसी इंटरव्यू को अपने इस वाले चैप्टर में वही इंटरव्यू को मेंशन किया गया है। कहाँ पास वो गए थे, आश्रम सेवाग्राम, हाँ सेवाग्राम आश्रम में वो कब विजिट किए थे, 1942 में विजिट किए थे। वेयर ही वॉज टोल्ड अबाउट द इंडिगो मूवमेंट, जहाँ पास वो नील की खेती की जो क्रांति हो रही थी, वहाँ पास महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं उनको बताना। 1942 में जब वो सेवाग्राम आश्रम में पहुंचते हैं, कौन पहुंचता है, लुइस फिशर पहुंचते हैं गांधी जी का इंटरव्यू लेने। तो वहाँ पास गांधी जी जो इंडिगो मूवमेंट हुआ रहता है उसके बारे में उनको सब बताते हैं, बस वही इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द एक्रोसाइड्स ऑफ लैंड लॉर्ड्स, मतलब इसमें पूरी दिखाई गई कि कैसे एक शेयर क्रॉपर थे, उनको जो लैंड लॉर्ड्स रहते थे किस प्रकार से उन पे नील खेती पे ब्याज लगाते थे, कितना परसेंट अपना खुद रखते थे, कितना परसेंट बेचारे फार्मर को देते थे। तो यही पूरी स्टोरी को दिखाया गया, और किस प्रकार से गांधी जी और उनके सहयोगियों ने इस चीज़ को छुटाया, मतलब इस चीज़ को बंद किया। तो यही इस वाले चैप्टर में दिखाया गया है। तो इस चैप्टर का हम यहाँ पास इंट्रोडक्शन आपको बता दिए हैं। देन हम बात करते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के थीम के बारे में, है ना। द चैप्टर डिस्प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप इन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल। वो बताते हैं किस प्रकार से एक जो अच्छा व्यक्ति, अच्छा लीडर रहता है, एक प्रकार से कितने लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि एक गांधी जी एक अच्छे नेता तो माने ही जाते हैं, मतलब एक अच्छे लीडर के रूप में गांधी जी का व्यक्तित्व तो उभर के आए, ये सब आप लोगों से अनजान तो है नहीं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। द ऑथर टेल्स अस अ फ्यू रीजन्स The author tells us a few reasons which made महात्मा गांधी फेमस एंड लव्ड बाय द मासेस, मतलब जो मासेस मीन्स होता है भीड़, या फिर कह लीजिए पीपल को यहाँ मासेस से बुलाया गया है। तो एक कुछ ऐसे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी रहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, एज अ ग्रेट लीडर के रूप में माने जाते हैं। अभी तक वो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो जो महात्मा गांधी लोगों के बीच में कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से वो बहुत लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर एंड फाउट फॉर देयर राइट्स, क्योंकि वो जो गरीब इंसान थे उनके लिए अपने मतलब कि उनके राइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स स्ट्रगल किए हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइट किए हैं, ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा फाइट किए हैं। ही आल्सो मेड इफर्ट्स टू
अपलिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना होता है। ही आल्सो मेड एफर्ट्स टू अपलिफ्ट देम एंड थॉट देम सेल्फ रियलियंस मतलब वो बहुत कुछ उनको जो नॉर्मल पीपल थे उनको बहुत कुछ क्या करते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ उनको टीच करते हैं, बहुत कुछ उनको बताते हैं, उनकी ज़िंदगी को ऊपर उठाने के बहुत सारे तरीके उनको सिखाते हैं। The lesson gives us a message that the leadership along with the empathy are the vital for someone to become a people person. यहाँ पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक मतलब पूरा गांधी जी का कैरेक्टर ही ऐसे है, एक अच्छे लीडरशिप के पूरे बहुत ही अच्छे से उनका कैरेक्टर उभर के सामने आया है। तो बताएं कि एक अच्छा लीडरशिप अगर रहेगा उसके साथ एम्पैथी और वाइटल रहेगा, एम्पैथी और वाइटल फॉर समवन जो कि एक नॉर्मल इंसान को भी क्या पता देगा, बिकम अ पीपल्स पर्सन, ग्रेट पर्सन बना देगा, मतलब कि लोगों के भी लोग बना देगा। यहाँ पास ना पीपल्स पर्सन मतलब लोगों में भी एक फेमस पर्सन बना देगा। यहाँ पास आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, थीम देख लिया, देन हम बात करते हैं जो आपका इंडिगो है, आपका चैप्टर है, उसकी समरी की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। तो हम समरी को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मे भी एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नील क्रांति जो थी, नील की खेती की जो क्रांति थी उससे ये चैप्टर लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुईस फिशर मीट गांधी इन 1942 इन मैंने आपको बता ही दिया। एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, कहाँ पास मिलते हैं, गांधी जी के आश्रम मिलते हैं सेवाग्राम में। गांधी टोल्ड हिम हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, वो बताते हैं किस प्रकार से मीन्स जो भारत से अंग्रेज़ों के जाने की पहल उन्होंने किस प्रकार से की थी। तो ये बताते हैं, उनको किसको बताते हैं, लुईस फिशर को बताते हैं। ही रिकॉल्ड दैट इट जस्ट अ सेकेंड He recalled that it in 1917 at the request of Rajkumar Shukla, sharecropper from चंपारण, ही विजिटेड द प्लेस। वो कहते हैं कि 1970 में मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, कौन आए थे, राजकुमार शुक्ला आए थे। कौन वो, क्या थे, एक शेयर क्रॉपर थे, मतलब कि एक शेयर क्रॉपर थे हे जो कि मेरे पास आए थे 1970 में आए थे, मुझसे रिक्वेस्ट करने कि मेरे साथ आप चंपारण चलिए, वहाँ का देखिए कि वहाँ पास बहुत ज़्यादा मीन्स जो है अनर्थ हुआ जा रहा है, कि वहाँ पास बहुत जो नील की खेती है किस प्रकार से वो लोग ब्याज से ब्याज लगाए जा रहे हैं और कितना % ही जो फार्मर है उनको मिल रहा है। तो इस प्रकार से राजकुमार शुक्ला आए थे यहाँ पास और बताते हैं कि मुझे वहाँ आने के लिए इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ आप वहाँ पास विजिट करिए चंपारण में। तो गांधी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ईयर 1960। वो बताते हैं कि जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, वो बताते हैं, गांधी जी बताते हैं कि 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वो भाग लेने गए थे। कहाँ गए थे फ्रेंड, लखनऊ गए थे। यहाँ पास मेंशन है ना आपके, कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे। एक एक चीज़ें आपको ऐसे नोटिस करते हुए चलना है। हाँ, तो शुक्ला, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर शुक्ला किसको मेंशन किया गया फ्रेंड, राजकुमार शुक्ला को मेंशन किया गया है। हाँ, तो शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। मीन्स अपने इस वाले में बताया कि शुक्ला ने उन्हें क्या बताया कि वो चंपारण से किसानों के हितों की रक्षा के लिए उससे मदद लेने आए हैं। किससे मदद लेने आए, महात्मा गांधी से मदद लेने आए कि आप प्लीज़ वहाँ पास विजिट करिए और वहाँ पास देखिए कि जो शेयर क्रॉपर्स उनकी क्या हालात हो गए हैं, किस प्रकार से वो बेचारे इंटरेस्ट दे रहे हैं अपनी खेती का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद गांधी जी का आता है, गांधी टोल्ड हिम दैट ही वॉज बिजी। वो कहते हैं कि अभी इस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सो शुक्ला एक्कम्पैनिड हिम टू वेरियस प्लेसेस। उसके बाद शुक्ला जी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं, जब गांधी जी कहते हैं अभी तो मेरे पास बहुत सारा काम है, तो बेचारे शुक्ला जी कहते हैं नहीं अब तो मैं आपको लेके ही जाऊँगा। तो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ शुक्ला जी उनके साथ में जाते हैं, जहाँ जहाँ मतलब वो साथ में जाते हैं वहाँ जाते हैं। फिर एट द एंड गांधी जी देखते हैं कि शुक्ला जी बहुत ज़्यादा सीरियस है, फिर वो रेडी हो जाते हैं कि चलो मैं आपके साथ चंपारण चलता हूँ। तो फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद गांधी जी शुक्ला जी के साथ चंपारण जाते हैं। टिल ही कंसेंटेड टू विजिट चंपारण। हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस गांधी जी एंड ही, मतलब कि हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस गांधी जी एंड ही प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड विजिट कलकत्ता एट द पर्टिकुलर डेट एंड देन शुक्ला कुड कम एंड टेक हिम अलॉन्ग विद द चंपारण। तो यहाँ पास मतलब कि मैंने यही बताया ना कि मतलब कि वो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ शुक्ला जी भी वहाँ पास जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो गांधी जी रिपोर्टर को बताते हैं, जो हमारे राइटर उनको बताते हैं कि वह बहुत मतलब मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो जहाँ जहाँ फिर मैं जाता था वहाँ शुक्ला जी मेरे साथ जाते थे। फिर उनके दृढ़ निश्चय से गांधी जी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे मैंने वादा किया कि वे एक विशेष तिथि पे कलकत्ता जरूर आएंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, है ना। फिर क्या है, गांधी जी अपना चल देते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पास देखिए, फिर शुक्ला जी जो मिलते हैं कलकत्ता, मतलब वो वहाँ से चलते हैं तो शुक्ला जी गांधी जी से कहाँ मिलते हैं, कलकत्ता में मिलते हैं। फिर यहाँ से ये दोनों साथ में जाते हैं पटना में, ट्रेन पकड़ के ये दोनों ही, फिर यहाँ से जब शुक्ला जी गांधी जी से कलकत्ता में मिलते हैं, फिर ये दोनों ही साथ में ट्रेन पकड़ के कहाँ जाते हैं, पटना में जाते हैं। गांधी जी वेंट टू लॉयर, फिर वहाँ पर जब गांधी जी पहुँचते हैं पटना में, तो गांधी जी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पास क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के लॉयर कौन रहते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, है ना। यहाँ पास राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम, वहाँ पास वेट करते हैं। इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट द नॉलेज ऑफ द सिचुएशन ही रीच्ड मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917। तो यहाँ पास वो जाते हैं और यहाँ पर जब बेचारे गांधी जी जाते हैं तो वहाँ जितने भी जो ये राजेंद्र प्रसाद के नौकर रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये मीन्स कोई ऐसे ही फार्मर है, बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं कि उनका लुक देख के कहते हैं कि कोई खास व्यक्ति तो है नहीं, तो बहुत ही उनसे मतलब कि सोचते हैं कि बहुत ही गरीब टाइप का व्यक्ति है, कोई फार्मर है, तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। बट जब राजेंद्र प्रसाद आते हैं, गांधी जी को देखते हैं, तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बहुत ही अच्छे से, मतलब उनको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कब वो रीच किए थे वहाँ पास मुजफ्फरपुर, तो ऑन 15 अप्रैल 1970 में वहाँ पास वो पहुँचे थे। ही वॉज वेलकम्ड बाय प्रोफेसर JB कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट। जब वहाँ पास वो पहुँचते हैं, कहाँ पास पहुँचते हैं फ्रेंड, हाँ मुजफ्फरपुर, जहाँ पास ये कि प्रोफेसर रहते हैं जो JB कृपलानी क्या रहते हैं वहाँ पास मुजफ्फरपुर में क्या रहते हैं, एक प्रोफेसर रहते हैं। तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो JB कृपलानी महात्मा गांधी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, सारे उनके स्टूडेंट मिलके, और JB कृपलानी जी महात्मा गांधी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। गांधी वॉज सरप्राइज्ड टू सी द इमेंस सपोर्ट फॉर एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम। तो देखते हैं कि एक एडवोकेट का इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस्ड होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका ही तो रहता है, वहाँ पास गांधी जी लॉ की डिग्री हासिल किए थे, तो वो एक प्रकार के वकील भी थे। तो एडवोकेट यहाँ पास एडवोकेट बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, गांधी जी के लिए ही बोला गया है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो वहाँ पास वो जब मतलब कि पूरी स्थिति की जानकारी लेने के लिए जब वो 15 अप्रैल 1917 में मुजफ्फरपुर जाते हैं, वहाँ पास किससे मिलते हैं, JB कृपलानी से मिलते हैं। वहाँ पर JB कृपलानी जी ने और उनके छात्रों ने मिलकर उनका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। तो ये सब चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा गांधी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन लोगों ने इतना अच्छा उनका स्वागत किया। और फिर उसके बाद उन लोगों ने कुछ वकीलों से भी मुलाकात की, जिससे कि मीन्स वो जो रहते हैं जो ये जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मीन्स कुछ वकीलों से भी बात की। यहाँ पास हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता दूँ फिर मैं बताती हूँ। ही आल्सो, मैं जब स्टोरी बताने चलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा उसमें भाव विभोर हो जाती हूँ, तो यही मेरी आदत है। लेकिन मैं पढ़ के फिर आप लोगों को बताती हूँ। ही आल्सो मेड सम लॉयर्स हु वर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ द शेयर क्रॉपर। वो वहाँ पास कुछ और वकीलों से मिलते हैं, वो लोग जाते हैं और कुछ वकीलों से मिलते हैं जो कि ऑलरेडी इसी केस पे बेचारे उस केस को हैंडल करते रहते हैं। मतलब जो शेयर क्रॉपर का जो वहाँ पास चल रहा था उस पर ऑलरेडी वो लोग वर्क करते रहते हैं, जिसपे गांधी जी जाके उन लोग से मिलते हैं। एज पर कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द, जिसपे बात की क्या की गई थी, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 50% ऑफ द प्रीसेंट्स लैंड होल्डिंग वॉज टू बी रिसीव्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, द क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन टू द लैंडर एज रेंट। तो इसका ये है कि जिसमें ये पूरा बताया गया था कि जो 50% है, जो मतलब कि जो किसान की भूमि का 15% नील की खेती का है वो आरक्षित होगा। वो आरक्षित किसको जाएगा, वो जो जमींदार होंगे उनको लगान के रूप में दिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 15% जो किसानों की जो खेती थी, भूमि का नील खेती का जो खेती था उनको आरक्षित किया जाना था, और उनको किसको देना था, जमींदार जो वहाँ के थे, जो लैंड होल्डिंग थे, जो भूमि के जो लैंड होल्डिंग थे उनको जाना था, उनको मीन्स जाना था। आई होप आप समझ पाए होंगे, मैं समझा पाई होंगी। हाँ, जिसकी फसल जमींदार को लगान के रूप में देनी थी। तो लगान के रूप में ये लोग बेचारे कितना ज़्यादा दे रहे थे अपना। तो इसी सिस्टम को बंद करने के लिए, मतलब इसी चीज़ का बहुत अच्छे से मीन्स इसी चीज़ पे बारीकी से काम करने के लिए गांधी जी को यहाँ पास बुलाया गया। तो जो गांधी जी थे ये सब सिस्टम देख के बेचारे बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। मीन्स वो बहुत सारे वकीलों से ऐसे भी मिलते हैं। देन बात होती है द क्रॉप ऑफ विच गिवन टू लैंडर एज रेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना।
जो मतलब वो ज़मीन अपने जो लैंड रहते थे, वो जो ज़मीन अपने किसानों को देते थे, उस पर बहुत ही ज़्यादा हक वो खुद का रखते थे, बेचारे किसानों को तो कुछ देते ही नहीं थे। दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेशिव, ये जो सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशिव मीन्स कह लीजिए बहुत ही जब किसी का दमन नहीं होता, दमनकारी कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत चीज़ था दमनकारी। यहाँ पास ऑपरेशिव का मतलब तो दमनकारी हो गया। तो ये सिस्टम जो था गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा दमनकारी लगा। गांधी वॉन्टेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, गांधी फिर सोचे कि अब मैं शेयर क्रॉपर्स की हेल्प तो जरूर करूंगा। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, वो कहाँ पास विजिट करते हैं फ्रेंड, ब्रिटिश लैंड एसोसिएशन में वो विजिट करते हैं। बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज आउटसाइडर, बट जो वहाँ के जो ब्रिटिश रहते हैं उनको एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये कह के नहीं देते कि आप तो यहाँ के हो ही नहीं, आप तो यहाँ के मीन्स आप तो आउटसाइडर हो, तो हम आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दें। ये कह के उनको वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आप तो एक आउटसाइडर हो। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन who threatened गांधी एज आस्क हिम टू लीव तिरहुत। फिर वो बेचारे वहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कमिश्नर ऑफ द तिरहुत के पास जाते हैं, डिवीज़न जो कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न, जो तिरहुत डिवीज़न का है, वहाँ के कमिश्नर से वो मिलते हैं, जो कि उनसे क्या कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। मीन्स वो उसे गांधी जी को धमकी देता है कि आप तिरहुत छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपको यहाँ पास जेल में बंद कर दिया जाएगा, ये आपका मामला नहीं है कि आप यहाँ पास ऐसे बातें करने आए हो। तो वो उनको धमकी देता है, जो तिरहुत डिवीज़न का जो कमिश्नर रहता है वो गांधी जी को धमकी देता है कि आप तिरहुत छोड़ के चले जाओ। इन स्टेट, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, इन स्टेट ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू द मोतिहारी, जब मीन्स फिर इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, लौटने की बजाय, वो लौटते तो हैं नहीं, फिर लौटने की बजाय वो कहाँ पास जाते हैं, ही वेंट टू द मोतिहारी, मोतिहारी जी के पास वो जाते हैं। Here he started gathering complete information about the इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पास जब मोतिहारी जी से मिलते हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इंडिगो जो कॉन्ट्रैक्ट था किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से नहीं चलेगा, क्या क्या रूल, जब इंडिगो नील की खेती स्टार्ट हुई तो कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना था, बहुत सारा जानकारी वो इन सब चीज़ों के बारे में हासिल करते हैं। उसके बाद वो क्या पाते हैं कि जो वहाँ के लैंड लॉर्ड थे वो तो किसानों के साथ चीटिंग कर रहे, इतना तो ये मेंशन ही नहीं है कि वो इतना कर उनको देंगे। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पास जुटाते हैं। मीन्स नील के जो ठेके थे उसकी पूरी जानकारी गांधी जी वहाँ लेना शुरू कर देते हैं। उनके साथ कई वकील भी आए थे, ये बताया यहाँ पास है ना, ही वॉज एक्यूम्ड फ्रॉम मैनी वकील, उनके साथ कई वकील भी थे जो इस काम में उनका हेल्प कर रहे थे। वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट प्लीजेंट, वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट अ प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है फ्रेंड किसान। हाँ, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो एक दिन वो एक ऐसे किसान से मिले जिसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया था। हाँ, दुर्व्यवहार किया गया था। हु वॉज मेल्टेड बाई द इंडिगो प्लांटर्स, मेल्टेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा उसके साथ दुर्भाव किया गया था। ही वॉज स्टॉप्ड बाई द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर हु सर्व्ड हिम अ नोटिस आस्किंग हिम टू लीव, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, टू लीव। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन जब वो मतलब कि जब गांधी जी लौटे ही नहीं, मतलब वो जब उन्होंने धमकी दी कि आप यहाँ लौट जाओ, आपका तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो गांधी जी लौटे तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि मोतिहारी चले गए वहाँ पास। यहाँ पास उन्होंने जो नील के ठेके थे उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करते, उनके साथ कई वकील भी थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे। फिर उसके बाद इसी बीच दौरान उन्होंने एक ऐसे किसान से मिलते हैं जो कि नील की खेती की कारण ही उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया होता है। और तो उससे पुलिस अधीक्षक ने के जो दूत होते हैं वो रोक भी लेते हैं। और एक नोटिस भी, फिर इतना सब कुछ होने के बाद गांधी जी को एक नोटिस भी प्रोवाइड किया जाता है कि आप यहाँ से, मतलब गांधी को की आदेश दिया जाता है कि आप इन सब चीज़ों का मतलब बहुत सारे लॉज का आप वो क्या कर रहे हो कि डिसओबे कर रहे हो, बहुत सारे लॉ को आप नहीं मान रहे हो, ये आप एक प्रकार का डिसओबे कर रहे हो। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो मैंने इतना ही तो बता ही दिया। मैसेंजर आस्किंग हिम टू द लीव, गांधी रिसीव द नोटिस बट डिसोबेड द ऑर्डर। गांधी नोटिस उनको मिलता है मैसेंजर के थ्रू, तो उस नोटिस को तो ले लेते हैं बट उस नोटिस को मानते नहीं है, ऐसा डिसोबे कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं। अ केस वॉज फील्ड अगेंस्ट हिम, और उस केस को क्या कहते हैं, वो केस अगेंस्ट मीन्स फील हो जाता है। मैनी लॉर्ड्स केम टू द एडवाइज हिम बट व्हेन ही स्ट्रेस दे ऑल ज्वाइन द स्ट्रगल। बहुत सारे वकील आते हैं जो गांधी जी को ऐसे कहते हैं कि हो गया, रहन दीजिए, छोड़ दीजिए, इस तरीके का स्ट्रेस मत लीजिए। बट गांधी जी एकदम दृढ़ निश्चय बना के चुके थे कि मैं ये नील की खेती का जो इस तरीके से है बेकार,
उसमें मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तो वो अपना दृढ़ निश्चय बना चुके थे, तो वकील भी जो इस पे थे, उनकी हेल्प करते हैं कि चलो जब गांधी जी ही अपना दृढ़ दृढ़ निश्चय बना चुके हैं, तो हम भी उनका हेल्प क्यों ना करें। एंड इवन consented to go to the jail in order to help the poor person। तो फिर इसके थ्रू गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो गरीब किसान थे उनकी हेल्प करने के थ्रू में उनको जेल भी जाना पड़ा। ऑन द डे ऑफ ट्रायल लास्ट क्राउड, जब उनको मीन्स जेल ले जाया जा रहा था, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कोर्ट के सामने कि जब गांधी जी को जिस दिन सुनवाई थी उनकी, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्राउड गैदर इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट के सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है, ये तो आप लोग जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ वहाँ पास इकट्ठा हो गई। इट बिकम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम, मतलब पुलिस से ये था ही नहीं कि पुलिस उनको हैंडल कर पाते। फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड, कि गांधी जी ने जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी हेल्प की, मतलब सारे क्राउड सारे भीड़ को सांत्वना दी कि हाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग शांति प्लीज बनाए रखें। गांधी जी ने भीड़ को अपने काबू में लिया। गांधी गेव हिज स्टेटमेंट दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर, बट गांधी उस पर स्टेटमेंट देते हैं कि वो कोई भी लॉ ब्रेकर नहीं, मतलब कोई भी नियम तोड़ने वालों में से नहीं है, बट ही डिसोबेड सो दैट ही कुड हेल्प द पर्सन। बट वो इस तरीके का मतलब कि जस्ट सेकेंड, मतलब वो कहते हैं कि मैं कोई नियम तोड़ने वाला में से तो नहीं हूँ, बट ये जो किसानों के सामने किसानों के साथ इतना ज़्यादा अवहेलना हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो इस वो कहें कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आई होप आप समझ पाए होंगे। ही वॉज, फिर उसके बाद ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन, उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। जब इतना भीड़ हो जाता है, वो बेचारे वो कहते हैं कि मैं लॉ ब्रेकर तो हूँ नहीं, मैं कोई नियम तोड़ने वाला हूँ नहीं, बट हाँ जो किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। तो ये सब चीज़ भी बहुत बातें आगे सुनाई उनाई होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एट द एंड गांधी जी को क्या मिल जाता है, बेल मिल जाता है। फिर उस पर बहुत सारा चर्चा भी होता है। लेटर ऑन द केस अगेंस्ट ही वॉज ड्रॉप्ड, ये केस को ड्रॉप किया जाता है। गांधी एंड हिज एसोसिएट्स स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स मिसयूज। फिर उसके बाद गांधी जी और उनके जो साथ जो सहकर्मी थे, बहुत लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया कि जो कि इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके किस प्रकार से इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये सब चीज़ जाके उन्होंने कोर्ट में सब कुछ, मतलब कोर्ट में सब कुछ दिखाया। लेटर अ कमीशन वॉज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर। फिर उसके बाद एक कमीशन बैठाई जाती है जिसमें सारे मैटर को अच्छे से क्लियर किया जाता है, सब कुछ समझा जाता है। फिर उसमें पाया जाता है कि हाँ भाई, जो ये नील की खेती का जो ये भुगतान है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। After the inquiry was conducted, the planters were found guilty and जो planters रहते हैं उसके बाद भाई उनको गिल्टी होता है कि मैं, मतलब उनको गिल्टी फील कराया जाता है कि आप लोगों ने गलत किया, एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द प्रेजेंट। और जितने भी प्रेजेंट में जितने भी आप किसानों के जो लिए हैं उनको पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। किसानों को मतलब वापस भुगतान करने के लिए कहा गया। मतलब जो किसान थे, मतलब जांच के बाद बागान जो मालिक थे उनको दोषी पाया गया और किसानों को वापस भुगतान करने के लिए कहा गया। मतलब आप जो भी ज़्यादा कर लिए हैं किसानों से, आप उनको वापस कर दीजिए, ये कहा गया। किसको कहा गया, किसको कहा गया, जो प्लांटर्स थे, हाँ जो बागान के मालिक थे उनको कहा गया कि आप जितने भी किसानों से पैसा लिए हैं आप उनको वापस कर दीजिए। एक्सपेक्टेड रिफ्यूजल, दे ऑफर टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट। और उनसे कहा गया कि केवल 25% मतलब 25% भुगतान करने की पेशकश की। फिर उसके बाद गांधी एक्सेप्टेड दिस टू, बिकॉज गांधी कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर कॉपर्स। वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि 1% वो पे ना करे, मैं तो चाहता हूँ किसान फ्री हो जाए इसी से। तो गांधी जी कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा है। गांधी एक्सेप्टेड दिस टू बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर कॉपर्स फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम आपने चालू किया है, मतलब जो बटाईदारों को सिस्टम चालू किया है कि नील के अनुबंधन के बंधन से वो चाहते हैं कि सारे किसान मुक्त हो जाएं। तो वो बस चाहते थे कि वो पूरा मुक्त हो जाएं। फिर उसके बाद ही ओपन सिक्स मीन्स जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता। मतलब वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 25% तो कहते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड गांधी जी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बटाईदारों को नील के अनुबंधन के बंधन से मुक्त कराना चाहते थे, तो वो क्या करें, ठीक है 25% ठीक है इतना कह देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, चंपारण में बहुत सारे स्कूल भी ओपन करवाएं
in चंपारण villages and volunteers like महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड हिज सन देवादास, उनके देखिए सन का नाम क्या है, देवादास, टॉट देम। तो यहाँ पास फिर क्या होता है, उन्होंने चंपारण में गांव में 6 स्कूल खोले और महादेव देसाई, यहाँ पास जो कैरेक्टर मेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनके बेटे देवदास जैसे स्वयं सेवकों ने गाँव वालों को पढ़ाया। और फिर उसके बाद कस्तूरबा, कस्तूरबा कौन रहती है फ्रेंड, गांधी जी की वाइफ रहती हैं कस्तूरबा, द वाइफ ऑफ गांधी, यूज टू टीच पर्सनल हाइजीन। और उन्होंने जो कस्तूरबा उनकी वाइफ रहती हैं गांव वालों को क्या सिखाया, एक स्वच्छता के बारे में सिखाया कि मतलब पर्सनल हाइजीन के बारे में सिखाया कि किस प्रकार से आप स्वच्छ, खुद को स्वच्छ, गांव को भी स्वच्छ रख सकते हैं, इस बारे में सिखाया। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ अ वॉलंटियर डॉक्टर, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू द नेटिव्स ऑफ चंपारण। उसके बाद इन्होंने मतलब कि उन्होंने स्वयंसेवी चिकित्सक की मदद से, स्वयंसेवी चिकित्सक से मदद से चंपारण में चंपारण के मूल निवासियों को चिकित्सा की सुविधा भी दिलाई। मीन्स बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह भी उन्होंने, मीन्स जितने भी उनसे जितना बन सकता था गांव वालों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मतलब स्कूल खोले, चिकित्सा की व्यवस्था कराई और चिकित्सा की सुविधा प्रदान की, जिससे कि गाँववासी जो हैं उनका जीवन दस मेकिंग देयर लाइफ अ बीट बेटर, थोड़ा बहुत उनका लाइफ जो है बेटर हो सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जो कार्य किए मैंने आपको बता ही दिया है। अब पीस मेकर, उसके बाद ये स्टोरी आती है, अ पीस मेकर एंड्रयूज वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम। तो इसमें के एक जो पीस मेकर मीन्स होता है शांति दूत एंड्रयू जो रहते हैं यहाँ पास, वो शांति दूत के रूप में ही जाने जाते हैं, फेमस है वो हिस्ट्री में आप जानते ही हैं। तो एक पीस जो शांति दूत रहते हैं एंड्रयूज, वो चंपारण आश्रम में स्वयं सेवा करना चाहते थे। वो कहते थे कि जैसे सभी लोग आपके जो सहभागी हैं, सभी लोग चंपारण में स्वयं सेवा कर रहे हैं, वैसे मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी उनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ। बट गांधी जी ने उनको मना कर दिया। बट गांधी रिफ्यूज्ड एज ही वांटेड टू इंडियंस टू लर्न द लेसन। वो चाहते थे केवल इंडियंस को वो सिखाएं, ऐसा नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनको कोई सिखाए। ऑफ सेल्फ रिलायंस सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन द, वो चाहते थे कि जो इंडियंस है इंडियंस को ही सिखाएं, किसी अंग्रेज पे वो मीन्स किसी और भारतीय मीन्स भारतीय को क्या बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि कोई इंडियंस ही उनको सिखाए, इस प्रकार से जो भारतीय हैं खुद आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भरता का वो पाठ सीख सके और वो दूसरे पे कभी भी निर्भर न रहे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर तो मुझे मतलब काफ़ी लॉन्ग है ये चैप्टर, है ना। गांधी टोल बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर फ्रेंड, इसलिए मैंने लाइन टू लाइन आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। The Gandhi told the writer that it was the Champaran incident that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country. गांधी ने लेखक से कहा कि यह चंपारण की घटना थी जिसने उन्हें यह सोचने में मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने देश में रहते हुए अंग्रेजों की सलाह और आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एंड्रयू थे पीस मेकर थे तो अंग्रेज, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे इंडियंस को एडवाइस ना करें। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही टफ चैप्टर है। आपने देखा काफ़ी टफ चैप्टर है, हर एक वर्ड को अच्छे से समझाना जरूरी था। मैंने पूरी कोशिश भी की कि मैं आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझा पाऊँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा रुके ज़रूर, थोड़ा मतलब एक मीनिंग थोड़ी सी मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई समझने में, बट मैंने समझ के आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। देन हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द इंडिगो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन है राइटर, लुईस फिशर है, जो कि इंटरव्यू लेने आए हैं महात्मा गांधी का। हु वॉज लुईस फिशर, ही वॉज अ जर्नलिस्ट हु रोट फॉर द न्यू वॉक। वो एक जर्नलिस्ट थे जो किसके लिए लिखते थे, द न्यू वॉक टाइम्स के लिए लिखते थे, द सैटरडे रिव्यू के लिए भी लिखते थे, एंड फॉर एशियन एंड द यूरोपियन पब्लिकेशन, इन सब के लिए वो जर्नलिस्ट, इन सब के लिए वो लिखते थे। तो ये क्या थे वो, ही वॉज अ जर्नलिस्ट। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम, का मतलब कि वो इंडिगो जो थे कि क्या एक्सर्ट कर रहे थे। तो हिज लॉन्गर बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, कहाँ से ये लिया गया है, जो इंडिगो आपका चैप्टर कहाँ से लिया गया, मैंने आपको पहले ही बताया। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ये पार्ट है जो कि लिया गया है। और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कौन थे राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी को लेने आए थे। मैंने स्टार्टिंग में इनकी स्टोरी बताई थी आपको ना। तो वो क्या थे, एक शेयर क्रॉपर थे।
वो प्लीजेंट आर अ फार्मर, जो कि एक मतलब कि प्लीजेंट कह लीजिए, प्लीजेंट मीन्स भी किसानी होता है, फार्मर मीन्स भी किसानी होता है, जो एक शेयर क्रॉपर थे, मतलब एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, जो महात्मा गांधी को यहाँ वहाँ की जो नील की खेती थी उसके बारे में सब कुछ बताने आए थे और अपने साथ महात्मा गांधी जी को ले जाने आए थे। फर्स्ट कैरेक्टर इनका ही इंट्रोड्यूस होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच प्लेस डिड राजकुमार शुक्ला बिलोंग, तो कहाँ कौन से प्लेस से वो राजकुमार शुक्ला बिलोंग कर रहे थे, तो चंपारण से कर रहे थे, मैंने आपको बताया। फिर नेम द लॉयर, जस्ट अ सेकेंड, नेम द लॉयर इन हुज हाउस डिड राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी जो गए थे, कहाँ कौन से लॉयर के पास गए थे राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, तो यहाँ पास ये जो राइट लॉयर मेंशन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये लोग गए थे हेल्प के लिए, कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सके नील की खेती के बारे में, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सके, तो ये हेल्प के लिए वो वहाँ पास गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद कंसीडर गांधी जी, जो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे, उनके जो नौकर थे, गांधी जी को क्या कंसीडर करते हैं, अनटचेबल, मतलब छूने योग्य नहीं है ना, तो गांधी जी को कहते हैं कि ये छूने योग्य नहीं है, गांधी जी के जो नौकर रहते हैं गांधी जी को ये समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर वुड प्रोफेसर जे बी कृपलानी टीच, कहाँ पास जे बी कृपलानी कहाँ पास के प्रोफेसर थे, कहाँ पास वो पढ़ाते रहते थे, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था पढ़ाते समय ही, कि आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, तो वहाँ कहाँ पास पढ़ाते थे, मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में, वहाँ पास वो प्रोफेसर थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच लैंड प्रोडक्ट हैड द प्लीजेंट केप्ट अंडर द शेयर क्रॉपिंग, तो कितना था आपको बताना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अराउंड 2/3, और कह लीजिए या फिर 2/3 कह लीजिए, उनके पूरे फसल का उनको कर के रूप में देना पड़ता था, या फिर 50% होता टोटल होल्डिंग्स का अपने 50% उनको देने के लिए होता था। टू हुम हैड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट गोन, टू होम हैड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट बुक, कहाँ पास मतलब जो नील की खेती का पूरा जो था वो इंटायर पार्ट किसको दिया जाता था, तो दी इंग्लिश, मतलब जो ब्रिटिश थे उनको दिया जाता था। दी इंग्लिश यहाँ पास इसलिए यूज़ हुआ है, पूरे अंग्रेज़ को यहाँ डिनोट किया गया है, क्योंकि दी इंग्लिश के साथ दी लगा हुआ है, इसका मतलब पूरे अंग्रेज़ को यहाँ डिनोट किया गया है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड गांधी जी प्रैक्टिस हिज लॉ डिग्री बिफोर कमिंग टू इंडिया, तो कहाँ पास अपनी लॉ डिग्री की प्रैक्टिस के लिए गए थे, जब इंडिया आने के पहले वो कहाँ पास अपनी लॉ डिग्री की प्रैक्टिस करते थे, तो मैंने आपको ये बताया कि वो साउथ अफ्रीका से उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु समन गांधी जी इन जून, तो कौन उन्हें बुलाता है गांधी जी को जून में, सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या रहते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच गांधी जी डिमांडेड फ्रॉम द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, तो कितना वो डिमांड करते हैं, बट उन्हें उतना डिमांड करने पर उन्हें उतना मिलता नहीं है, वो जो किसान की तरफ से कितना डिमांड करते हैं और कितना उन्हें मिलता है, तो मैं आपको आंसर में मेंशन कर दी हूँ, देख लीजिए। देखिए, ओनली 50% ही एग्रीड बट 25% रिटर्न, कहते हैं 50% के लिए कहते हैं, बट जो लोग एग्री होते हैं 25% पे एग्री होते हैं रिटर्न के लिए, कहते हैं कि किसानों को जो मिलेगा 25% मिलेगा। हु वॉज द वाइफ ऑफ गांधी जी, अब मैंने आपको बताया मिसेस कस्तूरबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फॉर हाउ मच टाइम डिड द डॉक्टर वॉलंटियर टू सर्व, कितने महीने के लिए जो डॉक्टर वॉलंटियर रहते हैं कितने महीने तक अपनी सेवा गांधी जी को देते हैं, तो फॉर 6 मंथ। हाँ, हु इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी, या मैंने आपको बताया ही मिस्टर देवादास उनके यंगेस्ट सन रहते हैं। हाउ मैनी मेडिसिन वर अवेलेबल इन चंपारण विलेज, तो कौन कौन से मेडिसिन रहते हैं जो चंपारण विलेज में अवेलेबल हो पाते हैं उस टाइम, तो 3 टाइप्स के रहते हैं। पहले बात तो कैस्टर ऑयल मीन्स होता है, आप लोग पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, एक अरंडी का तेल होता है, उसको ही कैस्टर ऑयल कहते हैं, तो अरंडी का तेल, एक फिर हो गया कुनैन एंड द सल्फर ऑइंटमेंट मीन्स गंधक का एक मलहम होता था, एक गंधक का मलहम होता था। ये तीनों टाइप्स के जो मेडिसिन थे वो अवेलेबल थे चंपारण विलेज में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वाज द इंग्लिश पैसिफिस्ट मीन्स शांति का दूत कौन था, चार्ल्स फ्रेयर एड्रिस, इनका पूरा देखिए एड्रिस का यहाँ पास फुल नेम मेंशन है, जो कि आपको ये लास्ट में कहते हैं कि मैं भी यहाँ पास लोगों को टीच करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सेवा में शामिल होना चाहता हूँ, बट गांधी जी ने मना कर दिया था। तो उनका जो शांति दूत थे कौन थे, तो यही थे चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूस, ये शांति दूत थे। तो यहाँ पास आपका फ्रेंड ये तीनों ही चैप्टर का ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी आपके 12th क्लास का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब करेगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इतना टफ चैप्टर को आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा था। लास्ट वाला चैप्टर वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ था,
है ना। बट मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को हर एक वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करूँ, आपका कुछ भी मिस ना हो। और जो कुछ मिस भी हुआ होगा तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका क्लियर हुआ होगा। और अब भी नहीं क्लियर हुआ, जब एमसीक्यू फॉर्म में आपका क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी शाम को, तो अभी मतलब कुछ घंटों बाद जब आपका एमसीक्यू वाला फॉर्म अपलोड करूँगी, तो आप उसमें सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ अच्छा बुरा जो भी टाइप करना हो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ करवा दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। मतलब डे टू डे मैं आपका एक हफ्ते में पूरा सिलेबस 12th का कंप्लीट मीन्स जो पीजीटी का पूरा सिलेबस है कंप्लीट करा दूंगी। और ऑलरेडी ये बहुत सारे 11th क्लास के मैंने बहुत सारे पोएम आपके कंप्लीट कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पीजीटी के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वो भी आप ये भी पढ़ाई करते रहिए और वो भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए 11th का हमारा मोस्टली सारे चैप्टर ही मोस्टली कंप्लीट है। 2-4 चैप्टर केवल बचे हैं 11th के, वो आपका पहले से ही कंप्लीट है। मैंने उसको डिटेल वाइज हर एक पोएम को बहुत ही अच्छे से आपको बताया, हर पोइटिक डिवाइसेस बताते हुए, आपका क्लियर कराते हुए मैंने उसको कराया है। तो उसको भी आप करते रहिए और इसको भी कर लीजिए। एक हफ्ते में आपका पूरा पीजीटी का सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। आप जानते हैं मैंने टीजीटी में वादा किया था, तो दिन रात मेहनत करके मैंने आपका कंप्लीट कराया था। मैं पीछे नहीं हटी थी। बस बशर्ते आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मेरे भी सब्सक्राइबर आप 1000 करवा दीजिए प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है। जो कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ कि थोड़ा सा फल मुझे भी मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। आप लोग समझ सकते हैं, इतने बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, समझदार तो हैं ही। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।